चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल जो हमने हिंदी पेडागोजी का पढ़ा हुआ था कल के क्लास में, उसी के आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कल भाषा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी है इसलिए हम भाषा में पहले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाषा के आगे और क्या बोला गया है उसके बारे में। भाषा ध्वनियों का संकलन है। संकलन मतलब क्या होता है? ग्रुप, है ना। इसी को ही समूह, उसी को क्या बोल देते हैं? संकलन। अब यहाँ पे देखिए ध्वनियों का संकलन है। ध्वनि मतलब जो हम मुंह से बोल रहे हैं तो जो आवाज निकल रहा है वही तो ध्वनि है ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भाषा सार्वजनिक संपत्ति है। अभी सार्वजनिक संपत्ति कैसे हो जाएगी? भाषा बताइए, सार्वजनिक संपत्ति कैसे होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो किसी चीज को, जैसे हम अपना निजी किसको बोलते हैं? जो इस चीज को हम खरीद लिए हैं, है ना। जैसे ये बोर्ड को मैं खरीदी थी, ये मेरा हो गया, सार्वजनिक तो नहीं है। कोई भी बाहर का आके इसमें लिख के कुछ तो नहीं चल देगा, है ना। ये मेरा है तो इसको मैं ही यूज करूंगी। सेम वैसी भाषा, हर किसी को उस भाषा को बोलने की क्या है? आजादी है ना। इसीलिए क्या है? ये सार्वजनिक संपत्ति। हर कोई भाषा बोल सकता है और हर कोई अपना भाषा को बोल सकता है। जरूरी नहीं कोई भाषा बोल रहा है तो हिंदी ही बोले, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है ना। तो हर किसी को अपना क्या है? वो सार्वजनिक रूप से, मतलब हर कोई उसका यूज कर सकता है। किसका? भाषा का। अब यहाँ पे लिखा है हर भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। अब यहाँ पे भौगोलिक सीमा से क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। भौगोलिक सीमा होती है हर भाषा की। वो कैसे? जैसे मान लीजिए हम अपने छत्तीसगढ़ का ही देखते हैं, तो हम जब रायपुर बिलासपुर तक की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां का जो छत्तीसगढ़ी है वो थोड़ा सा अलग रहता है ना। लेकिन जैसे ही आप इधर कोरबा तरफ आए या उसे और उसके तरफ गए, उस एरिया में गए, तो वहां का छत्तीसगढ़ी थोड़ा अलग रहता है। अगर आप बस्तर तरफ जाएंगे तो वहां का छत्तीसगढ़ी थोड़ा अलग रहेगा। मतलब भाषा तो सेम है, उसका भाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन थोड़ा कुछ कुछ वर्ड में अंतर हो जाता है, तो हल्का सा चेंजेस हो जाता है। ठीक है। सेम वैसे जैसे मान लो हम भारत का देखें, भारत है, भारत के बगल में वहां पे क्या है? चाइना है, और क्या है? पाकिस्तान है ना। ये सारे देश जो है वो जुड़ा हुआ है, हमारे भारत देश है। तो अब ये देखिए हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो है वो हिंदी बोला जाता है। तो अब जैसे भारत से दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या है ना, उसका एरिया ना, कि इस जमीन तक का, मतलब भारत का जहां तक का जमीन है वहां तक का क्या रहेगा? हिंदी बोलेंगे। फिर जैसे चाइना की तरफ जा रहे हैं, उस भौगोलिक सीमा में जा रहे हैं, तो वहां का भाषा जो है वो बदल जाता है। सिमिलरली पाकिस्तान की तरफ जब हम जा रहे हैं तो उधर भी भाषा क्या है? वो बदल जाता है ना। तो भौगोलिक सीमा का मतलब वही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम अगला। प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है। देखिए हर भाषा की अलग संरचना होती है। जैसे यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट के लिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये इंग्लिश में हम यूज करते हैं, है ना। कि ये क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। क्रिया है, कर्ता है ना। कौन क्या है? कौन मतलब जो सब्जेक्ट मतलब क्या है? जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। वर्ब मतलब क्या? क्रिया, जो काम हो रहा है, चाहे लिखना, चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, है ना। ये सारी चीजें। तो हो सकता है किसी में वर्ब को बीच में रखते हैं, किसी को बाद में रखते हैं। वर्ब को कोई भाषा में पहले रखते हैं, वर्ब को, है ना, जो क्रिया है उसको। तो सब भाषा का अलग अलग अपना संरचना होता है, कि हर किसी का सेम संरचना नहीं होता। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं तो आई एम गोइंग, है ना, हम ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सारा चीज। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। सेम वैसे जैसे भौगोलिक सीमा है वैसी ऐतिहासिक सीमा है। अब ऐतिहासिक में जाओगे मतलब आप इतिहास या हिस्ट्री तरफ चले जाओ, तो अब हिस्ट्री में हमको फिर क्या समझ में आएगा? कि जैसे कि अलग अलग राजा है, तो अलग अलग राजा हो सकता है कोई अलग बात कर रहा है, कोई अलग भाषा में बात करता होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐतिहासिक सीमा का बात किया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि इतना आप सीख गए हो तो आप, हम बोलेंगे कि अरे आप तो पूरा भाषा सीख गए। अभी भी बहुत सारा चीज ऐसा है जो हमको भी नहीं पता, है ना। तो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। ये लाइन को, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है ना। इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाषा मानव की अक्षय निधि है। अक्षय निधि का मतलब क्या है? अक्षय निधि मतलब क्या बोल सकते हैं? उसका अपना एक टैलेंट, है ना। अक्षय निधि मतलब जैसे वो भाषा अच्छे से बोलना आ रहा है। निधि मतलब क्या होता है? निधि मतलब पैसा होता है, पैसे से रिलेटेड है ना, कि निधि का। तो अब सीधी सी बात है, अगर आपकी भाषा में अच्छी पकड़ है, दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे, दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? आपको किसी चीज के बारे में अच्छा नॉलेज है, आप उसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड है, आपका स्किल डेवलप है उस जो भी काम होगा उसके प्रति, है ना। तब आप क्या करेंगे? और आपका भाषा बहुत अच्छा है, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, तो आपका जॉब लगेगा, जॉब लगेगा तो क्या होगा? पैसा आएगा ना। तो सेम वही है, भाषा जो है वो मानव की, मतलब जो इंसान की, वो क्या है? अक्षय निधि है। ठीक है। तो इतना समझ में आया ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा,
भाषा के विविध रूप और प्रकार, है ना। अगर भाषा के विविध रूप का बात बोलेगा तो भी हमको यही समझना है, उसका प्रकार बोलेगा तो भी हमको यही समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मातृभाषा, जो मदर टंग होता है हमारा। सीधी सी बात है, मदर टंग बच्चे तो प्रोफेशनल बात करने नहीं जानते, जब वो छोटे रहते हैं तब वो कैसे बात करते हैं, ये बच्चों की अपनी भाषा होती है। कौन सी? मातृभाषा, ठीक है। अब मातृभाषा में बच्चों की अपनी भाषा मतलब जैसे अब सीधी सी बात है, जैसे मम्मी पापा जिस भाषा में बात कर रहे हैं बच्चा भी वैसे सीखता है ना। लेकिन बच्चा शुरू में क्या थोड़ा सा तोतला के बोलता है, लेकिन वो मातृभाषा, जैसे आप हिंदी बोल रहे हो तो वो हिंदी सीखेगा, आप तमिल बोल रहे हैं तो वो तमिल सीखेगा, आप गुजराती बोल रहे हो तो वो गुजराती। वो खुद कब सीख जाएगा, मतलब कब वो खुद से अर्जित कर लेगा। अर्जित करना मतलब अपने आप से सीखना, उसको बैठ के सिखाते नहीं है ना। वो अपने वातावरण में आसपास देख के वो खुद से सीख जाता है उस भाषा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बच्चों की अपनी भाषा जहाँ पे आया वो किससे रिलेटेड है? मातृभाषा से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में या प्राथमिक कक्षा में जब रहते हैं तब उनको कौन सी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है? तो शुरू में तो जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में है ना, तो उनको प्रोफेशनल वाला तो कुछ पता नहीं रहता उस टाइम। तो बच्चों को जब शुरुआती दौर में जब पढ़ाया जाता है तो उनको मातृभाषा से ही पढ़ाया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है, ये वाला बात को। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अगला आते हैं राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा किसे बोलते हैं? जो किसी राष्ट्र के बहुलक संख्या द्वारा बोली जाती है ना। तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कौन सा भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं हमारे इंडिया में, है ना। लेकिन फिर भी वो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है इसका कारण जो है, इसका रीजन एक ये भी है कि गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में जाओगे तो हिंदी ज्यादा छत्तीसगढ़ी बोलने वाले मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो हिंदी से ज्यादा मराठी बोलने वाले आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ही हमको लगता है कि जो भी अलग अलग राज्य का अलग अलग जो भाषा है उसको अपना लोग बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए मेरे को लगता है राष्ट्रभाषा अभी तक हमारा घोषित नहीं किया गया है ना। तो राष्ट्रभाषा हमारे पास नहीं है। और राष्ट्रभाषा होता क्या है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ कि वो क्या होता है राष्ट्रभाषा, है ना। हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब देता है ना तो वो क्या लिख देगा, हिंदी को और हिंदी लिख देगा कौन सी भाषा है, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, दोनों लिखा रहेगा। लेकिन जो पढ़ के नहीं गया है वो राजभाषा को लगाएगा ही नहीं, वो किसको लगाएगा? राष्ट्रभाषा को। क्योंकि कॉमन सेंस तो यही बोलता है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा तो हिंदी बोला जाता है, तो वो राष्ट्रभाषा ही होगा, वो नेशनल लैंग्वेज ही होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारा हिंदी, राजभाषा हिंदी है, ठीक है। अगले में यही लिखा हुआ है, हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है ना। और ये क्या है? ये सरकार द्वारा घोषित है, ये जो हिंदी भाषा है, ठीक है, सरकार द्वारा घोषित है। सरकारी जो काम काज है उसमें हिंदी यूज होता है, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी काम करो, हिंदी यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, अंग्रेजी इंग्लिश जो है वो कामकाज की भाषा। जैसे आप कोर्ट वोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में हिंदी में बहुत ही कम बात करते हैं, पूरे इंग्लिश में ही उन लोगों का जो भी केस वेस लड़ा जाता है, कोई भी उन लोग का बात होता है ना, वो इंग्लिश में ही होता है। बल्कि अभी ऐसा बोल रहे हैं शुरू शुरू में, मतलब अभी ऐसा न्यूज आ रहा था, मैं भी देखी हूँ न्यूज में कि जैसे कोई भी केस लड़ रहे हैं, है ना, तो जो विक्टिम है या जो केस किया है, जिसके ऊपर केस हुआ है, उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए कि वकील क्या बोल रहा है ना, वो सबके बारे में। हर किसी को इंग्लिश आ रहा है जरूरी तो नहीं है ना, तो इसके ऊपर भी बात चल रहा है। तो यही वाला है कि अंग्रेजी मतलब कामकाज की भाषा, है ना। कुछ भी काम हो रहा है, कोई भी जो औपचारिक काम हो रहा है ना, जो प्रोफेशनल वाला जो भी काम हो रहा है, वो सारा किस में होता है? इंग्लिश में भी होता है ना, हिंदी के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं संपर्क भाषा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क मतलब क्या करना? कम्युनिकेट करना, है ना। अब किससे कम्युनिकेट? संपर्क भाषा मतलब एक देश दूसरे देश से संपर्क करते समय जो भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। यही इसी लाइन से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमारा भारत जो है, अब वो अमेरिका से बात करना चाहता है, अमेरिका को तो हिंदी आता नहीं है, उसको तो इंग्लिश आता है। और इंग्लिश हमारा क्या यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इंग्लिश ऐसा है, वो चाइना वाले भी को इंग्लिश आएगा, और ऑस्ट्रेलिया वालों को भी इंग्लिश आएगा, न्यूजीलैंड वालों को भी इंग्लिश आएगा, है ना, सबको इंग्लिश आता है। तो इसीलिए एक देश से दूसरे देश, चाहे हमको अमेरिका से बात करना है किसी कामकाज के विषय में, चाहे हमको न्यूजीलैंड से बात करना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से बात करना है, हम कौन से भाषा में बात करेंगे? इंग्लिश में। कौन से भाषा में बात करेंगे हम? इंग्लिश में। हम इंग्लिश भाषा में उनसे संपर्क बनाएंगे, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस है, हमको ये तो समझ में आ गया है ना, संपर्क भाषा। इसमें ज्यादा कुछ याद करने का है नहीं। मातृभाषा मतलब जो बच्चे बोलते हैं, है ना, शुरुआती अपने दौर में। राष्ट्रभाषा नहीं है राष्ट्रभाषा। राजभाषा हमारा हिंदी है राजभाषा, और हिंदी में भी काम होता है और इंग्लिश में भी कामकाज वाला भाषा का कामकाज वाले में इंग्लिश का भी उपयोग होता है। संपर्क भाषा एक देश से दूसरे देश से संपर्क बनाने के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश ही समझते हैं इसलिए हमको इंग्लिश ही बोलना है ना। अब यहाँ पे देखिए मानक भाषा, नाम से ही पता चल रहा है मानक भाषा। मानक मतलब क्या होता है?
जो स्थायी हो, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, हम बोलते हैं यही इसका मानक रूप है। हम विज्ञान में भी पढ़े होंगे, हम गणित में भी पढ़े होंगे, ये मानक रूप वाला है ना। तो सेम वैसे ये मानक भाषा है। तो मानक भाषा मतलब भाषा के स्थिर व सुनिश्चित रूप को ही क्या बोलते हैं, मानक भाषा कहते हैं, है। ये हमको ध्यान में रखना है। और देखिए यहाँ पे साइड में मैं लिख दी हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जिस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता वो भाषा मानक भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग याद है, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे पद्यांश गद्यांश। तो गद्यांश में कुछ कुछ कहानी रहता था, पद्यांश में कविता रहता था, तो दोहा लिखाता था, है ना। तो उसको कौन से भाषा में लिखा गया, कृष्ण जी के ऊपर बात होता था तो सूरदास ही लिखते थे, है ना। मेरे को ऐसा हल्का याद आ रहा है कि दोहा लिखते थे, है ना। ब्रिज भाषा में इसको कौन से भाषा में लिखा गया, तो हम बोलते थे ब्रिज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है ना। ऐसे अलग अलग मेरे को टूटा फूटा याद आ रहा है, एकदम अच्छे से नहीं याद आ रहा है। तो इसी टाइप का ही कुछ ना। तो कई भाषा ऐसा रहता है कि हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। अब उसमें कुछ महू जहू खाहू ऐसा कुछ कुछ मान लो लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें अलग से मैं खाऊंगा तो नहीं लिख सकते बीच में, है ना। अलग से अपना परिवर्तन तो नहीं कर सकते, वो जैसा है एज इट इज हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर हम किसी का दोहा याद करें, उसमें कुछ जो भी भाषा का उपयोग हुआ है, हमको जस का तस उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो यही मानक भाषा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज लिखाता है वहां पे, है ना। तो ये हमको वहां पे समझना है। अब यहाँ पे देखिए एक अलग से थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइप का आया हुआ था, इसलिए मैं इसको ली हूँ। यहाँ पे देखिए बालक की समझ के विकास के लिए भाषा का प्रयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए मैं भाषा को अंडरलाइन कर देती हूँ। ये देखिए बालक की समझ के विकास के लिए भाषा का प्रयोग होता है। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है, बालक की समझ के विकास के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आप क्या बोलेंगे, भाषा का प्रयोग होता है ना। उसमें ऑप्शन में तो कुछ भी दे देगा, भाषा दे देगा, उसका व्यवहार दे देगा, उसका ज्ञान दे देगा, तो हम वही कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि बालक की समझ के लिए तो कितना सारा बुद्धि भी दे देगा, तो हम क्या करेंगे, भाषा को तो लगाएंगे नहीं, हम तो बुद्धि को लगा के आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हम तो उसका विकास कर रहे हैं। इसीलिए हमको ध्यान देना है, ऑप्शन ही वैसे देगा वो कंफ्यूजन वाला, है ना। इसलिए मैं ये क्वेश्चन को लिखाई हूँ ताकि एक बार दिमाग में रहे आपके, है ना। बालक की समझ के विकास के लिए किसका प्रयोग होता है, तो भाषा का प्रयोग होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। हाँ चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हम आगे कौन सा टॉपिक है, अधिगम एवं अर्जन। ये मैंने सीडीपी में भी पहले पढ़ाया है, अधिगम एवं अर्जन। तो अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है, ये मैं पहले एक बार बता देती हूँ, फिर एक बार और। अधिगम मतलब ये होता है जब हम किसी के द्वारा सीखते हैं या कोई हमें सिखाता है ना, तब हम उसको हम अपने आप नहीं सीखते हैं। अधिगम को हम अपने आप नहीं सीखते हैं ना। अधिगम मतलब उसको करके सीखना, अगर हम उस काम को कर रहे हैं तभी हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमको क्या बोल दिए, हमको कोई मिट्टी का खिलौना बनाने बोल दिया, या मिट्टी का जब जिसमें दिया बनता है तो मिट्टी का एक बड़ा सा चाक रहता है जो पहिया जैसा, तो उसको हम एक बार में कैसे बना पाएंगे, पहले हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कोई हमको सिखाएगा कि इसको ऐसे पकड़ो, कुम्हार सिखा रहा है कि इसको ऐसे पकड़ो, तब वो जाके दिया बनेगा, गोल गोल राउंड घूमेगा, है ना। तो जब तक हम उसको चाक को पकड़ेंगे नहीं, मिट्टी को हाथ में पकड़ेंगे नहीं, हम उसको सीख के करेंगे नहीं, तब तक तो हम उसको बना नहीं सकते, है ना। तो वो आएगा अधिगम में। अधिगम में आप दूसरे को देख के खुद सीख रहे हो, आपको कोई सिखा रहा है, तो वो अधिगम है। अर्जन मतलब जो अपने आप सीखता है ना, क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड, अधिगम भी भाषा से रिलेटेड है और अर्जन भी भाषा से रिलेटेड है। अधिगम जैसे आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट है, मान लो आपको इंग्लिश है, तो आप तो तुरंत इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाओगे जब तक आप इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे, इंग्लिश के मूवीज नहीं देखोगे, सीरीज नहीं देखोगे, वीडियोस नहीं देखोगे, उसका कुछ कंटेंट आप नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, है ना। जब तक कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप उसके लिए एफर्ट नहीं डालोगे, आप अपने से नहीं सीख सकते। लेकिन वहीं पे अर्जन मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप आपके घर में सब इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो बच्चा क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे फॉरेन में ही जब हम जाएंगे तो वहाँ की फैमिली को देखेंगे, वहां से छोटे से छोटा बच्चा भी इंग्लिश को समझता है और बोलना शुरू कर देता है ना। वो हिंदी को नहीं बोल पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके वातावरण में ही वही है, जिसको देखो वो इंग्लिश में ही बोल रहा है, तो वो खुद उसको समझ में आने लगता है अपने आप, है ना। तो वैसे हमारे छत्तीसगढ़ी बोल रहे तो बच्चा छत्तीसगढ़ी बोलना सीखता है, हिंदी बोल रहे तो हिंदी बोलना सीखता है, मतलब वो अपने आप सीखता है, उसको बोलते हैं अर्जन। और जो किसी के द्वारा सिखाया जाता है उसको बोलते हैं अधिगम, है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना है। अब उससे रिलेटेड कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, तो उन्होंने क्या क्या बोला है उसको हम देखते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक है प्रेसी, प्रेसी के अनुसार क्या बोला है, अधिगम उस अनुभव को कहते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीधी सी बात है, हम कुछ चीज को सीख रहे हैं तो हमारे में कुछ तो चेंजेस होगा, है ना। अगर आप अपने अंदर अच्छे हैबिट ला रहे हैं तो वो सबको दिखाई देगा, है ना। अगर आप बात करने का तरीका अच्छे वे में बदल रहे हैं तो भी वो आप किसी को, सामने वाले को समझ में आएगा ये इंसान क्या हो रहा है, बदल रहा है या और अच्छा बन रहा है ना।
तो उसके व्यवहार में क्या होते जाता है, परिवर्तन आते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो किसके अनुसार दिया गया है, प्रेसी के अनुसार। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब यहाँ पे देखिए सीखना मतलब वो क्या है, ऑटोमेटिक सीख रहा है ना, देख के अपने वातावरण से सीख रहा है, किसी की आदत ही वैसी, जैसे कि अर्जन मतलब जरूरी नहीं है कि उसे भाषा को ही अर्जित कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उसके मम्मी पापा रोज सुबह उठ के तुलसी में पानी डालते हैं और सारे पेड़ पौधे में पानी डालते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हम उस चीज को सिखाने का जरूरत है नहीं, बच्चा छोटा सा है, ले दे के चल रहा है, वो भी क्या करेगा, उसको जो सामान या जो मग या कप जो भी दिख रहा है उसको उठा के क्या करेगा, वो भी वो सारे पौधों में पानी डालना शुरू कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने घर के सदस्यों को, अपने आसपास लोगों को वही करते दिख रहा है ना। तो वो उसके आदतों में है उसके मम्मी पापा की वो चीज को करना, इसीलिए बच्चा क्या करेगा, उसको अर्जित करेगा, अपने से देख के सीखेगा, है ना। अभिवृत्तियों में भी उसका मतलब भी वही है, सारे जो क्रियाकलाप होते हैं ना उसको सीखेगा, जो भी उसके आदतें हैं वो सब में उसका वृद्धि हो जाएगा और वो आदतों और अभिवृत्तियों को क्या करेगा, वो अर्जित करेगा, अपने आप सीखेगा, है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं मैक गोयल के अनुसार, मैक गोयल के अनुसार क्या है, व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन, सेम ऐसी चीज है, देखिए व्यवहार में परिवर्तन ये भी किसके लिए था, अधिगम के लिए था, व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन ये भी अधिगम के लिए, है ना। व्यवहार में सापेक्षिक परिवर्तन मतलब क्या है, अधिगम अगर आप क्या करें, कुछ नई चीज को सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये बताया गया है इसमें, ये किसके अनुसार है, मैक गोयल के अनुसार है। तो हमको तीनों स्टेटमेंट को एक बार याद रखना है कि कौन किसके अनुसार है, ताकि अगर ये स्टेटमेंट आए क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है ना, देता ही है, तो हमको एक आइडिया होना चाहिए कि ये किसके अनुसार हो सकता है ना, और इसका मतलब क्या है, अधिगम का और अर्जन का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम अगला, अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के कौन कौन से प्रकार है इसको हम देखते हैं। पहला है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और तीसरा है विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया, है ना, क्रिया से ही बना है क्रियात्मक, मतलब क्रियात्मक और क्रिया मतलब क्या होता है, कुछ चीज को करना, है ना, जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना, मतलब हम एक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना, हम क्रिया कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सेम वैसी है करके सीखना, चाहे बच्चे को खाना सीखना है तो भी वो क्या करेगा, उसको देख देख के क्या करेगा, उसको सीखेगा, है ना। मम्मी पापा उसको सिखाएंगे, बेटा ऐसे खाते हैं, गिलास को ऐसे पकड़ के पानी पीते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, है ना, मतलब हर चीज बच्चों को क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं लिखते हैं, हर चीज को क्या करते हैं, सिखाते हैं ना। और बच्चा क्या करता है, उसको खुद करेगा तो वो खुद सीखेगा, अरे गिलास को ऐसे पकड़ते हैं, अच्छा मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ज्यादा अच्छे से पकड़ पाऊंगा, है ना। तो बच्चे इस टाइप का खुद में, उनको खुद में दिमाग आता है, खुद को समझ में आते जाता है, अरे मैं ऐसे करूंगा तो अच्छे से मैं लिख पाऊंगा, है ना, ऐसे ड्राइंग बनाऊंगा तो और ज्यादा अच्छा बनेगा, ये कलर करूंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। तो खुद करके सीखते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, बाल अवस्था की पूरी गतिविधियां आती है ना, मतलब छोटे बच्चे जो भी गतिविधि करते हैं पूरा, वो सब किसमें आता है, क्रियात्मक अधिगम में, है ना, क्योंकि उस टाइम में बच्चे सब चीज को करके सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अगला, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है शाब्दिक या वाचिक, यहाँ पे मैं स्लैश करके लिखी हूँ इसलिए क्योंकि या तो वो शाब्दिक अधिगम बोल देगा एग्जाम में, या तो वो वाचिक अधिगम बोल देगा, हमको पता होना चाहिए दोनों का मतलब एक ही होता है ना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है शब्दों को बोलकर, है ना, शब्द शब्द मतलब शब्दों को बोलकर, वाचिक मतलब क्या है, ओरली, है ना, ओरल या मौखिक रूप से। तो शब्दों को बोलकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे बच्चे क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, मतलब सीखते हैं। जैसे चित्र है, संकेत है, शब्द है, अंक है ना, अंकों के माध्यम से सीखना। चित्र के माध्यम से कैसे सिखाएंगे बच्चों को, एक बड़ा सा चार्ट पेपर रहता है ना, उसमें बहुत सारा ड्राइंग है, जैसे फ्लावर नेम आपको सिखाना है तो हम उसका ड्राइंग दिखा दिखा के सिखाएंगे, ये रोज होता है, ये मैरी गोल्ड होता है, ये लिली है ना, ये सनफ्लावर है, ऐसा करके हम उसको दिखाते हैं, उसमें हम अंतर बता के बच्चों को बताते हैं, तो बार बार बच्चे उसको देख के फिर वो सीखते हैं, अच्छा हाँ इसको ये बोलते हैं, अच्छा इसको ये बोलते हैं। संकेत के माध्यम से, संकेत मतलब एक्शन के माध्यम से, है ना, ये मैं क्या कर रही हूँ, है ना, ये मैं क्या कर रही हूँ, तो ब्रश कर रहे हैं, ये स्लीप है ना, ये टीथ को ब्रश कर रहे हैं, ये क्या होता है, आईज होता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं, है ना। तो ये है शब्द के माध्यम से, हम खुद बोल रहे हैं फिर बच्चा रिपीट कर रहा है उसको। अंकों के माध्यम से, अंक के माध्यम से, जैसे 1 2 3 4 है, उसको हम कैसे सिखाएंगे, पेंसिल के माध्यम से, पेन के माध्यम से सिखाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को सिखाना, और हम उसको बोल बोल के सिखा रहे हैं, है ना। अभी हमको कुछ लिखवाने का काम नहीं कर रहे, जो लिख बोल के सिखाना होता है उसी को बोलते हैं शाब्दिक और वाचिक अधिगम, है ना। अब यहाँ पे हम अगला आते हैं,
विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम मतलब उसमें सोच समझ कर होता है ना, विचार करना मतलब विचारात्मक, नाम से ही पता चल रहा है हमको। इसमें सोच समझ कर होता है। अब यहाँ पे देखिए मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग। अब हम जैसे बच्चों को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चीज हम उनको सिखाए, अब हम उसको देखना है कि बच्चा कितना सीखा है, या उसका हमको मानसिक क्षमता बढ़ाना है, उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है। तो कुछ कुछ सिचुएशन उसके सामने ऐसे ला कर रख दिए, जैसे पजल गेम होता है, तो बच्चों को पजल गेम हम दे दिए, तो बच्चा कितने टाइम में कितना जल्दी सॉल्व कर पाता है, अपना दिमाग कितना लगा पाता है ना। तो उसमें क्या है, उसका मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता को हम क्या करते हैं, उसका विकसित करते हैं इसमें, है ना। नाम से पता चल रहा है विचारात्मक। तो यहाँ पे हम अधिगम के प्रकार पढ़े जो 3 प्रकार के हैं। क्रियात्मक, नाम से पता चला क्रिया करना, मतलब कुछ भी चीज को बच्चा करके सीखता है, वो अधिगम, अधिगम है ना। ये सारे अधिगम है, अभी हम अध्ययन नहीं पढ़ रहे, अभी हम अधिगम पढ़ रहे हैं। फिर आता है शाब्दिक और वाचिक अधिगम, मतलब सीधा मौखिक रूप से हम जो भी बच्चे को पढ़ाएंगे वो बोल बोल कर पढ़ाएंगे, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, चाहे संकेत के माध्यम से हो, चाहे शब्द के माध्यम से हो, चाहे अंक के माध्यम से हो, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम मतलब विचार करना, सोचना, है ना, ये सारी चीजें आती है, तो सोच समझ कर। और इसके लिए क्या है, बच्चों को ऐसा ऐसा क्रिएटिविटी या ऐसा ऐसा कुछ पजल गेम या ऐसा कुछ उनको कराना जिससे क्या हो, उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं की वृद्धि हो, है ना, उसको वो अपना प्रयोग करे, ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगाए, है ना। कुछ ऐसा उनको प्रॉब्लम दे दिए कि उसका सॉल्यूशन वो करने के लिए अपना दिमाग में जोर डाले, है ना। तो हम इसको वैसे हम इसको कर सकते हैं। ये समझ में आ गया जी। अब ये वाला पूरा, ये इसको तो एक एक बार आपको ऐसे रिलेट करके याद करिएगा कुछ कुछ को, हाँ। ठीक है, फिर आज का क्लास ओवर करते हैं फिर।